मैं अनवर आलम आप सभी को एजुकेशन आर्ट्स के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 2। अध्याय दूसरा है राजा, किसान और नगर। इसके महत्वपूर्ण MVVI हम टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बना है उस पे हम चर्चा करेंगे जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का मस्ट वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था उसको हम लोग देख चुके हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंडिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है वर्णभट्ट और ऑप्शन डी है हरिसेन। प्यारे बच्चों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, इस ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ये ज़रूर बताइएगा और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि अब टाइम नहीं है। अगर आप याद कर लेते हैं तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। चलिए, इसका इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ठीक है, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ठीक है, मेगास्थनीज। थोड़ा पातर कर ले इसको। चलिए ठीक है, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। और ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये राजदूत के रूप में आए थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है रुद्रदमन और ऑप्शन डी है सकंदगुप्त। 5 सेकेंड का समय है, कमेंट करिए लो और बताइए। देखिए बच्चों, ये इस PDF को लेने के लिए आप एजुकेशन आर्ट्स के व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। कमेंट में लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और इसके टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और इसकी इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको ये PDF मिल जाएगा या इसको वीडियो यहाँ वहाँ पे भी इसका वीडियो मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर रखी है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और ऑप्शन डी है सकंदगुप्त। ये क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड मॉडल ये सब क्वेश्चन है और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से निकाला गया है जो इस साल आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि थी। ऑप्शन ए है अरेमाइक, ऑप्शन बी है ब्राही, ऑप्शन सी है प्राकृतिक और ऑप्शन डी है पाली। तो इसमें जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं यानी ब्राही लिपि, उनका बिल्कुल सही है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि है वो है
ब्राह्मी लिपि है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, और ऑप्शन सी है टीन, और ऑप्शन डी है चांदी। तो विश्व में सबसे पहले पाए जाने वाली धातु थी वो थी तांबा। ठीक है, और ये तांबा सिंधु घाटी के लोग कहाँ से लाते थे? ओमान से लाते थे, ओमान से। जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उनको ये बखूबी जानकारी होगी कि सिंधु घाटी के लोगों कहाँ से तांबा लाते थे, तो ओमान से तांबा लाते थे, और ओमानी तांबे में निकल के अंश मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शक शब्द की शुरुआत कब से मानी जाती है? सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि शक शब्द क्या है। तो ये शक शब्द एक कैलेंडर है। शक शब्द क्या है? एक कैलेंडर है, और इसको जब कनिष्क का राज्यारोहण हुआ, जब कनिष्क का राज्यारोहण हुआ तो उन्होंने अपने राज्यारोहण के अवसर पर ये कैलेंडर को जारी किए थे। तो कनिष्क की राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था, और उन्होंने ही शक कैलेंडर की शुरुआत की, और शक कैलेंडर को ही भारत सरकार अपना राष्ट्रीय कैलेंडर मानती है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ अलग हट के भी जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन जो आप लोग सब्जेक्टिव बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये सब बात वहाँ पर महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7 कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मगध मगध साम्राज्य में स्थित था। ये मगध क्षेत्र में स्थित था, अभी भी वही है, मगध साम्राज्य में ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य, आपको बता दें कि चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उनके गुरु भी थे। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किए, और वहीं पे प्रधान के रूप में भी यानी शिक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्यरत की। ठीक है, और ये चाणक्य के एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये राजनीतिक पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है रुद्रक, ऑप्शन सी है हरिसेन, और ऑप्शन डी है रवि कृति। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, बस इसमें थोड़ा शब्दों का खेल है। इसमें थोड़ा शब्द को क्या किया है, घुमा दिया गया है। प्रयाग के जगह पर हम लोग इलाहाबाद यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इलाहाबाद प्रशस्ति हो गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति लिखे थे कौन? हरिसेन लिखे थे। ठीक है, और ये कि प्रयाग प्रशस्ति से या इलाहाबाद प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, और ये हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकीय कवि थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा और ध्यान से सुनिए। हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको मैं समझा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जस्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित है। ताम्रलिपि बंदरगाह स्थित है, तो ये ताम्रलिपित बंदरगाह ये बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? चलिए बताइए लो। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है मगध, और ऑप्शन डी है कौशल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब मगध होगा। जो लोग मगध दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और मैं फिर से एक बार बता दूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए
और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग देख लें, ताकि आप लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उज्जैन ने किस नदी के संगम पर की? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी और ऑप्शन सी है पुनपुन नदी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी के संगम पर। देखिए बच्चों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत किया जाता है, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में, क्वेश्चन को सेट करने में, क्वेश्चन को खंगालने में, इस कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा करने में टाइम लगता है। तो आप लोग, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आपका भी फायदा है और मेरा तो फायदा है ही। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इन तीनों नदी के संगम पे की है, क्योंकि पाटलिपुत्र के पास ये तीनों नदियां हैं, इसलिए। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन और ऑप्शन डी है महापद्नंद। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी उदयन होगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उदयन किस वंश के शासक थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उदयन किस वंश के शासक थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है हर्यक वंश और ऑप्शन डी है शिशुनाग वंश। देखिए, कभी कभी हम पीडीएफ अपलोड करना भूल जाते हैं, तो अगर पीडीएफ कोई भी अपलोड ना हो तो आप कमेंट में बताइएगा, अपलोड हो जाएगा। कभी कभी ये होता है कि काम में उलझ जाते हैं तो नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, हर्यक वंश। और आपको एक होमवर्क दिए हैं, उसको भी पूरा कीजिएगा। बोले हैं ना कि उदयन किस राजवंश के थे, उस वंश को बताना है, किस वंश से वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मगध की राजधानी राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्र आई। और ये राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इतना तो मैं बता दिया हूँ, तो मैं तो बता ही दिया हूँ कि सबसे पहले राजगीर मगध की राजधानी हुआ करती थी, उसके बाद पाटलिपुत्र इसकी राजधानी को बदल कर दिया गया। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। और जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं राजगिरी, उनका बिल्कुल सही है, उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। और आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, कि जो समुद्रगुप्त की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है और इनके राजकीय कवि कौन थे। ये आप लोग अगर कमेंट में लिखते हैं तो आपको ये रिवीजन भी हो जाएगा और भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए मैं
इसको होमवर्क के रूप में कुछ कुछ देता रहता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, ताकि आप लोग उसको एक बार टाइप करिएगा, जब हाथ से लिखिएगा तो उसको याद रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक के, ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख से है? जबकि यहाँ पे धर्म विजय नहीं होगा, यहाँ पे धर्म विजय नहीं होगा, कलिंग विजय होगा। क्या होगा? कलिंग विजय होगा। जस्ट ए सेकेंड, क्या होगा? यहाँ पे कलिंग विजय होगा, धर्म विजय नहीं होगा। क्या होगा? कलिंग विजय होगा। तो बताइए कलिंग विजय। कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख से होता है? तो कलिंग विजय का जानकारी हमको अशोक के 13वें शिलालेख से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस निकेटर अपने पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो इसके बारे में कुछ जानकारी मैं दे दूं आपको कि जो तक्षशिला है, पहले ये भारत में हुआ करता था। 1947 के पहले भारत में हुआ करता था। जब भारत का विभाजन हुआ, जब भारत का विभाजन कब हुआ? 1914 सॉरी सॉरी 1947 में हुआ। तो एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये तक्षशिला कहाँ है? तो ये भी पाकिस्तान में है। चलिए, और अब बताइए कि ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? ठीक है, जो उसमें 16 महाजनपद थे उसमें ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो लोग गंधार दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए है हर्यक वंश, ऑप्शन बी है बृहद वंश, ऑप्शन सी है नंद वंश, और ऑप्शन डी है मौर्य वंश। तो इसके बारे में एक नंद वंश के बारे में थोड़ा एक बात बता दूं कि ये जो नंद है, नंद वंश है, इसको समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। नंद वंश को समाप्त करके और ये मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये 21 नंबर उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में आने वाला शायद नहीं ही है। हो सकता है कि गलती से आ जाए, लेकिन उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर ए है नंद वंश, ऑप्शन बी है हर्यक वंश, और ऑप्शन सी है शिशु नाग वंश, और ऑप्शन डी है मौर्य वंश। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे। और चलिए क्वेश्चन नंबर
23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंग राज्य बिहार आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है वैशाली और ऑप्शन डी है भागलपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भागलपुर जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जीवक क्वेश्चन नंबर 23 है जीवक की ख्याति किस रूप में हुई? जीवक की ख्याति किस रूप में थी? ऑप्शन ए है व्यापारिक व्यापारी के रूप में, ऑप्शन बी है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और ऑप्शन सी है वैद्य के रूप में, ऑप्शन डी है बौद्ध भिक्षुक के रूप में। आप लोग बताइएगा कि ये जीवक जो वैद्य थे ये किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, ये किस राजा के समय से ये संबंधित है, किसके समकालीन थे? ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जीवक वैद्य कहाँ के रहने वाला था? तक्षशिला का, बनारस का, पाटलिपुत्र का और राजगृह का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, राजगृह का। आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा कि राजगृह का अर्थ क्या होता है और ये वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये लोग आप लोग अगर होमवर्क जो मिलता है उसको करते हैं तो ये क्या होता है कि थोड़ा आपको जो सोचने की क्षमता होती है थोड़ा बढ़ती है। ठीक है, कि आप जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो तो ऊपर मैं क्लास में बता ही चुका हूँ। आपको ये पता चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या मैं उसको ज़्यादातर मतलब ज़्यादा देर तक याद रख पा रहा हूँ या नहीं, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए लोग। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो इन्होंने जो वैद्य की शिक्षा पाई थी वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से तक्षशिला विश्वविद्यालय से इन्होंने वैद्य की शिक्षा प्राप्त की। और तक्षशिला कहाँ है? तो अभी पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है अशोक द्वारा प्रचालित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ठीक है, अशोक द्वारा प्रचालित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अशोक द्वारा प्रचालित बौद्ध धर्म ब्रिटेन में प्रचालित हुआ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अशोक के क्वेश्चन नंबर 28 है अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसको जल्दी से बताइए। आप कॉपी पर इस सब को क्या कीजिए कि लिख लीजिए जी, आप कितना सही हुआ आपसे और कितना गलत हुआ और कमेंट में बताइए ताकि ये अनुमान लगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो अशोक के कुल अभिलेखों की संख्या कितनी है? 44 है। देखिए ये पिछले साल की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन बी है अरेमाइक लिपि, ऑप्शन सी है ब्राही लिपि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये खरोष्टी लिपि ये कहाँ, ये पाकिस्तान की तरफ ये पाकिस्तान की तरफ खरोष्टी लिपि का प्रयोग होता था। और ये जो ब्राही लिपि था ये भारत में प्रयोग होता था, उत्तरी भारत में। ठीक है, और ज़्यादातर ये ब्राही लिपि का ही प्रयोग होता था, खरोष्टी लिपि बहुत कम यूज हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है सकंदगुप्त। चलिए बताइए लो आप कि किस शासक को सिक्का पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, समुद्रगुप्त होगा। क्योंकि इन इनको सिक्का पे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है और इतिहासकार ये मानते हैं कि समुद्रगुप्त क्या थे? वो संगीत के प्रेमी थे, संगीत के प्रेमी थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फाहियान, हेनशांग, वर्ष, हर्ष और कुमारगुप्त। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? चलिए ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 32 है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और ऑप्शन सी है 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। कमेंट में बताइए लो आंसर क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। चंद्रगुप्त चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णु भी कहा जाता है। ठीक है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है कौटिल्य को ही। ठीक है, ये इनके नाम से जाना जाता है। और ये किसके किसके दरबार में प्रधानमंत्री थे ये कमेंट में आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये लोग आप ये बताइएगा कि ये चाणक्य किसके दरबार के प्रधानमंत्री थे, किसके दरबार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 2, 4, 8 और 10। देखिए समय लगेगा, थोड़ा क्वेश्चन करने में समय लगता है, तो आप लोग टाइम दीजिएगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाइएगा या उसको समझ पाइएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा बात भी बता दे रहा हूँ, कहीं वो एग्जाम में आ गया, अगर कुछ अलग हट कर आ गया तो आपको ये बात सब जानकारी रहेगी, तो आप उसमें गलत नहीं करिएगा। ठीक है, इसलिए क्लास आपको करना जरूरी है। अगर आप पहले से याद भी किए हैं तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपने जो याद किया है कहाँ तक याद है और वो अभी याद है या उसको भूल गए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 8 प्रकार के शादी का है जो विवाहों का है उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है मुगल काल और ऑप्शन डी है अंग्रेजों का काल। तो बच्चों एक बात मैं बता दूं, ये भारतीय इतिहास का कौन सा गुप्त काल के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ठीक है, और ये गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। गुप्त काल को ही स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे या किस शासक ने जारी किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त।
इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क के लिए दिया था। देखिए आगे ये क्वेश्चन ही आ गया, तो मैं इसको तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने आगे में बता भी दिया हूँ और होमवर्क में भी दे दिया हूँ। तो आप लोग ईमानदारी से होमवर्क कीजिएगा, आप लोग ईमानदारी से होमवर्क कीजिए, आप कहीं से भी उसको मालूम कीजिए और उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि पंच पंचतंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है वराह मिहिर, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किए हैं और इसमें पंचतंत्र में बहुत ही बढ़िया बढ़िया कहानी इसमें पढ़ने को मिलती है पंचतंत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है घटोत्कच 300 ईस्वी, ऑप्शन बी है गुप्त 309 से 310 ईस्वी, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त 324 ईस्वी, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 बीसी, बीसी नहीं सॉरी ईस्वी। ठीक है, आप लोग बताइए। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगर आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं, जिससे कि आपसे कुछ क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, कुछ सही हो जा रहा है, तो आप इससे डरिए नहीं। ये डरने का समय नहीं है, ये समय है लड़ने का, कुछ कर दिखाने का। अभी भी आपके पास समय है। जो बताया जाता है उसको याद कीजिए और बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट से पास होइए। यही हमारा भी कार्य है। इसलिए मैं आप लोगों तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पहुंचा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी बच्चा बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो और कोई भी बच्चा कम से कम, अगर कम से कम पढ़ता है तो कम से कम 60% रिजल्ट जरूर लाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि वाण्य भट्ट की रचना कादम्बरी ग्रंथ में किस शासन काल का वर्णन है? वाण्य भट्ट की रचना कादम्बरी ग्रंथ में किस शासन काल का वर्णन है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विप्रादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य, और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। वाण्य भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन का वर्णन होता है, शासन काल का? क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब कमेंट में दीजिए। लो 5 सेकेंड का समय आपको दिया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है प्रयाग अभिलेख, ऑप्शन बी है एरण अभिलेख, ऑप्शन सी है मेहरौली अभिलेख और ऑप्शन डी है मथुरा अभिलेख। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। टाइम बहुत ही आपका कम लेंगे। अब जल्द जल्द क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो जो टाइम देगा वही रिजल्ट भी लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के और ऑप्शन डी है सकंदगुप्त के। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 41 है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासन शासक के काल में भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कनिष्क। अब हम लोग टाइम कम लेंगे और ज़्यादा फास्ट अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 42 है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुके हैं कि कलिंग, ठीक है, ये लोग हम लोग ऊपर इसका ये क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको इसको हम HW में दे देते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार बताना उचित नहीं है। अगर आप लोग एक ही क्वेश्चन को बार बार देखिएगा तो याद भी हो जाएगा, लेकिन आपको बता दिया गया है तो आप इसको कमेंट में बताइएगा ताकि आप को याद हो जाए बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 43 है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? देखिए इसको भी हम HW के रूप में दिए थे, लेकिन हम इसको बता देते हैं कि सेल्यूकस निकेटर के रूप में आया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, बोगजाई बोगजाकोई का अभिलेख, और ऑप्शन डी है मथुरा का अभिलेख। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन नगर, ऑप्शन बी है कांस्ययुगीन नगर, ऑप्शन सी है लौहयुगीन नगर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए लोग कलयुग की बात करते हैं, कलयुग का अर्थ कोई नहीं समझता है। कलयुग का अर्थ ये होता है कि लोहे का जमाना, यानी कलयुग में क्या होता है कि ज़्यादा लोहे का प्रयोग होता है, उसको हम लोग कलयुग कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, लौह युग। ठीक है, लौह युगीन नगर। ठीक है, अब आप लोग कोई अगर आपसे कहेगा कि कलयुग चल रहा है तो आप उसको उससे पूछिएगा कि कलयुग का अर्थ क्या होता है, तो वो कहेगा पापों का युग, जबकि ऐसा नहीं है। कलयुग का अर्थ होता है कि लोहे का ज़माना, यानी उस इस युग में सबसे ज़्यादा अगर किसी धातु का प्रयोग हो रहा है तो लोहे का प्रयोग हो रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा युगीन थी? तो वो कांस्य युग की सभ्यता थी, वो कांस्य, उसमें कांस्य का प्रयोग होता था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कांस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए इतना एक्स्ट्रा हम अगर ये सब अगर आपको सब्जेक्टिव में अगर 2 नंबरिया में आ जाता है तो बताइए आपको लिखने में कितना आसानी हो जाएगा, कितना मतलब एक आसान तरीके से आपको बता दिया गया है। क्योंकि सुनी हुई बात को याद हम कुछ देर तक रखते हैं, कुछ दिनों तक रखते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? उसमें देखिए नी छूट गया है। ऑप्शन ए है मालवा, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है तक्षशिला, और ऑप्शन डी है पटना। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पटना के रहने वाले थे। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? पटना के, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नीचे आ गए हैं। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। ऑप्शन ए है तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, पाटलिपुत्र। चलिए हम फास्ट करते हैं। तो इसका तोसाली राजधानी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कलिंग की राजधानी तोसाली हुआ करती थी। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे पूजा सुखी तथा प्रसन्न है? प्रजा, सॉरी पूजा नहीं है, प्रजा है। जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। मेगास्थनी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, और ये ऑप्शन नंबर डी शायद कौटिल्य है। ठीक है, तो ये इन्होंने कौटिल्य ने कहा था। ये कब कहा था? जब घनानंद घनानंद के पास ये गए थे और देखे कि ये कि ऐसो ऐसो आराम में डूबा हुआ है, ऐशबाजी कर रहा है, शराब पी रहा है, और इसको तो कोई प्रजा के लेकर कोई मतलब टेंशन ही नहीं है, कोई मतलब योजना ही नहीं है। और उधर से सिकंदर आक्रमण करने वाला था। इन्होंने सिकंदर के आक्रमण को बताने के लिए गए थे कहाँ? घनानंद के पास। तो उन्होंने उससे क्या किए कि चाणक्य को क्या किए कि ये बेइज्जत करके उनको निकाल दिए। तभी उन्होंने ये बात कहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि राजगृह की नगर वधु का नाम था। ऑप्शन ए है माधवी, अम्बा अम्बाल अम्बपाली, त्रिश त्रिशिता, सालवती। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अशोक
कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गए? ऑप्शन ए है उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, और ऑप्शन डी है नागसेन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गुप्त होगा, गुप्त, उपगुप्त होगा। इन्हीं के से इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को कबूल किया, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ये अशोक मौर्य वंश के ठीक है, ये मौर्य वंश के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो उन्होंने कहाँ भेजा था? जापान में, मिस्र में, वर्मा में और लक्षद्वीप में। चलिए बताइए लो। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा। और लक्षद्वीप को हम श्रीलंका के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या थे? पशुदान, धन दान, भूमिदान, कृषि दान। तो इसमें ऑप्शन नंबर भूमिदान सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मौर्य मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश और अंतःपुर का रक्षक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, राज्य कर संग्रह अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ अवस्थित है? मौर्यकालीन मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो ये अभी वर्तमान में ये अभी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 58 पर कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, लक्षणाध्यक्ष। थोड़ा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10 को और क्वेश्चन बाकी है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, किसको मानने वाले थे? जैन धर्म को, जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु दक्षिण भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी श्रवणबेलगोला में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कि समुद्रगुप्त की तुलना में किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना यूरोप के नेपोलियन से की जाती है। किससे की जाती है? यूरोप के नेपोलियन से की जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत किसने की थी? धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
अब क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। निम्न में से महिला संत थी मीरा, अंडाल, कराईकल, तो इनमें से सभी ये महिलाएं संत थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, गुप्त काल में हस हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? ठीक। तो इस गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महापिलुपति। क्या कहते हैं? महापिलुपति। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दुहित्री का कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दुहित्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त बिल्कुल सही होगा। चलिए, और हमारा अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो आपको बता दिए थे शुरू में ही, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। और ये किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? बृहत कथा मंजूरी, ये इनकी रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आज की क्लास हम लोग पूरा कर लिए हैं और अगली क्लास बहुत ही जल्द आएगी और अगले क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। बस आप लोग कुछ ये कीजिए कि आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, वीडियो को देखिए और उसको याद करिए बढ़िया से, क्योंकि अब समय नहीं है। जो समय का दुरुपयोग करेगा तो समझिए रहा है कि उसको क्या होने वाला है। तो समय के दुरुपयोग न करें, यही आपसे गुजारिश है। समय के दुरुपयोग न करें। और ये जो VVI क्वेश्चन है इसको देखें, कॉपी में लिखें, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, आपका तैयारी कहाँ तक है, ये आप तुलना करें और बढ़िया से तैयारी करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि ऐसे वीडियो से वो वंचित न रह जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।